हेलो दोस्तों, आप सभी का द लॉजिकल इंडियन यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं एडवोकेट पंकज कुमार त्रिपाठी और आज हम चर्चा करेंगे राजद्रोह बनाम देशद्रोह। राजद्रोह भारतीय दंड संहिता की धारा 124 को 124A में परिभाषित और दंडनीय एक अपराध है, जबकि देशद्रोह भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 152 में परिभाषित और दंडनीय बनाया गया है। दोस्तों, जो धारा 152 है भारतीय न्याय संहिता 2023 की, उसकी हेडिंग में देशद्रोह नहीं लिखा है। क्या लिखा है अभी हम बताएंगे, लेकिन मोटे तौर पर सरकार उसको देशद्रोह का अपराध कहकर प्रचारित कर रही है। उसका नाम है भारत की सुरक्षा, एकता, अखंडता, संप्रभुता पर प्रभाव डालने वाले कार्य। देशद्रोह शब्द वहां नहीं है, लेकिन सरकार कह रही है कि अब राजद्रोह को हटाकर हम देशद्रोह कर दिए। तो 1870 में जब ये कानून बना था, ये मूल आईपीसी में नहीं था, मैकाले के आईपीसी में नहीं था। मैकाले की आईपीसी 1860 में बनती है, 1862 में लागू होती है, 1860 में 6 अक्टूबर को पारित होती है, 1 जनवरी 1862 से लागू होती है। जबकि राजद्रोह को अपराध बनाया गया 1870 में, 1870 में। यानी इसको मैकाले ने नहीं बनाया था, बाद में बनाया गया। यहां शब्द का अर्थ है राजद्रोह, यानी राज के खिलाफ, सत्ता के खिलाफ, सरकार के खिलाफ द्रोह करना, वैमनस्य भड़काना, नफरत फैलाना। उसको अब नाम जब करेंगे देशद्रोह, तो आपको सुनने में या बताने में या बरगलाने में ऐसा लगेगा और ऐसा कहा जा सकता है कि अब सरकार की आलोचना करिए लेकिन देश की नहीं करिए। और शब्दों पर जब जोर दिया जाएगा तो कहा जाएगा अब देशद्रोह। भाई, देश के खिलाफ तो द्रोह नहीं कर सकते हो ना, सरकार के खिलाफ करो। और यहां जो शब्द है उससे लग रहा है कि सरकार के खिलाफ करना मना है। लेकिन दोस्तों, ये तो नाम का खेल है ना। क्या किसी का नाम दुर्जन रखा जाए तो सच में गंदा आदमी होता है, और किसी का नाम सज्जन रख दिए जाने से वो शरीफ हो जाता है? क्या ये जरूरी है? नहीं। तो अब देखते हैं कि नाम के पीछे मटेरियल क्या रखा हुआ है, इसको समझते हैं। इसी नाते मैं आगे आपको 4 स्लाइड दिखाऊंगा, जिसमें राजद्रोह हिंदी में, उसके नीचे देशद्रोह जो हिंदी में परिभाषा लिखी वो रहेगी, और इन परिभाषाओं के नीचे स्पष्टीकरण भी लिखे हैं। तो एक दूसरी स्लाइड में स्पष्टीकरण राजद्रोह के, फिर देशद्रोह के एक स्लाइड में, जिससे कि आप आसानी से समझ सकें। मैं हिंदी वर्जन पे चलता हूं। ये जो ऊपर देख रहे हैं ये राजद्रोह यानी पुराना है, ये जो नया देख रहे हैं ये वाला बड़े में ये नया है। आईपीसी में राजद्रोह है, कब जोड़ा गया? 1870 में। और ये धारा 152 में इसका नाम कहीं देशद्रोह है? नहीं है। क्या है? भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कार्य। कानून जब आप पढ़ते हैं तो उसमें बताया जाता है कि नाम से काम नहीं मान लिया जाएगा, ठीक है। यानी ऊपर कोई अच्छा नाम दे दिया गया तो उसी से अच्छा मत मानिए, अंदर क्या लिखा है उसको जरूर देखिए, क्योंकि जब कानून लागू होगा तो नाम के हिसाब से नहीं लागू होगा, अंदर जो लिखा है मटेरियल वो लागू होता है। जबकि नेता क्या चाहते हैं कि आप नाम से अच्छा अच्छा समझ लीजिए, फील गुड करिए। तो जरा देखिए कि नाम राजद्रोह, और इस नाम को जो धोखे के साथ कहा जा रहा है कि इसका नाम देशद्रोह है, बार बार गृह मंत्री जी बताने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि देशद्रोह तो कहीं इसमें लिखा नहीं है। लेकिन चलिए वो बता रहे हैं कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कार्य को हम एक शब्द के रूप में देशद्रोह कह सकते हैं। ठीक है, मान लिया गृह मंत्री साहब की बात। लेकिन हम गृह मंत्री साहब से जरूर पूछेंगे कि गृह मंत्री साहब, आप जरा ये बताइए कि राजद्रोह और देशद्रोह में अंतर क्या कर दिया आपने। चलिए दोस्तों, पहले हम सजा का अंतर देखते हैं। आजीवन कारावास, जो राजद्रोह था उसमें आजीवन कारावास से, या 3 वर्ष तक के कारावास से, या जुर्माने से दंडित किया जाएगा। यानी जो पुराने कानून में राजद्रोह का दोषी पाया जाएगा, उसे अपराध को देखते हुए न्यायालय या तो केवल जुर्माना देकर छोड़ सकता है, या 3 वर्ष तक का कारावास उसके साथ जुर्माना लगाकर छोड़ सकता है, या आजीवन कारावास और जुर्माना लगाकर छोड़ सकता है। यानी दंड के हिसाब से देखें तो यह बहुत कम से लगाए बहुत बड़े तक विस्तृत है। मैं कानून का विद्यार्थी हूं, बहुत कम ऐसे अपराध मिलते हैं जिनमें दंड की मात्रा को इतना विस्तृत रखा गया हो न्यायालय के लिए कि वो चाहे तो केवल जुर्माना देकर छोड़े और चाहे तो आजीवन कारावास तक दे। ठीक है, बड़ा राजद्रोह है, छोटा राजद्रोह, कैसा कार्य किया है, इसके हिसाब से न्यायालय को पावर दी गई है।
इस पर कोई बहुत आपत्ति नहीं है, लेकिन अभी दंड में यहां चलते हैं। आजीवन कारावास से इसके बराबर जो, या ऐसे कारावास से जो 7 वर्ष तक का हो सकेगा, ठीक, और जुर्माने से। तो दोस्तों यहां तो था या जुर्माने से, यहां केवल जुर्माना देकर भी छोड़ा जा सकता था, लेकिन अब यहां 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना या आजीवन कारावास, यानी केवल जुर्माना देकर नहीं छोड़ा जा सकता। 7 वर्ष तक का कारावास का मतलब है कि 1 दिन का भी कारावास हो सकता है, लेकिन केवल जुर्माने से नहीं छोड़ा जाएगा, कारावास तो दिया ही जाएगा। जब ये 7 वर्ष तक लिखा है, आप कानून के विद्यार्थी नहीं हैं, सामान्य लोग हैं, इस नाते मैं समझा दूं, अगर यहीं लिखा गया कम से कम 7 वर्ष तो फिर 7 वर्ष से कम नहीं देगा, लेकिन जब लिख दिया जाएगा 7 वर्ष तक, तो तक का मतलब 7 वर्ष, 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्ष कुछ भी दे सकता है, 1 महीने 2 महीने भी दे सकता है, लेकिन अब कारावास देना ही देना है। तो पुराने कानून में जहां केवल जुर्माना से दंडित करके भी छोड़ा जा सकता था, यहां आपको दंड देते समय कारावास तो देना ही देना है, और वह कारावास अगर आप 7 वर्ष से अधिक देंगे तो फिर आजीवन कारावास देंगे, यहां 3 वर्ष से अधिक देंगे तो आजीवन कारावास देंगे। चलिए अब देखते हैं कि अंतर क्या है भाई, राजद्रोह और देशद्रोह की परिभाषा में क्या अंतर किया गया है कि जिससे हम कहें कि पहले राजद्रोह अलग था और अब देशद्रोह अलग है। चलिए पढ़ते हैं। जो कोई बोले गए या लिखे गए शब्दों द्वारा या संकेतों द्वारा या दृश्य रूपण द्वारा या अन्यथा, दोस्तों हम कोई भी बात या तो बोल कर कहेंगे या लिख कर कहेंगे या गेस्चर पोस्टर से कहते हैं, इशारे से करते हैं, या संकेत से करते हैं, या अन्यथा भी यहां लिख दिया गया। तो इलेक्ट्रॉनिक मोड उस समय 1870 में नहीं था, लेकिन अन्यथा शब्द लिखे जाने के कारण जितना भी कोई नया तरीका होगा बातचीत करने का, बात पहुंचाने का, वो सब आ गया अन्यथा, यानी अन्य भी जितने भी हैं। यहां क्या लिखा है, जो कोई बोले गए या लिखे गए शब्दों द्वारा, एज इट इज, संकेतों द्वारा या दृश्य रूपण द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक संसूचना द्वारा, भाई इलेक्ट्रॉनिक संसूचना यहां नहीं लिखे कि अन्यथा लिखा है, तो ये इसमें भी कवर हो गया। अब इसमें एक्स्ट्रा क्या लिखा है, या वित्तीय साधन के प्रयोग द्वारा, भाई वित्तीय साधन के प्रयोग से कैसे कोई बात पहुंचाएगा, या अन्यथा, ये जो एक्स्ट्रा एक बढ़ा दिया, ये वाला एक्स्ट्रा नहीं है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक संसूचना यहां अन्यथा में शामिल थी, लेकिन ये जो वित्तीय साधन के प्रयोग द्वारा, भाई वित्तीय साधन के प्रयोग से कोई सूचना कैसे पहुंचाएगा। लेकिन इसका मतलब हुआ कि अगर आपके मोबाइल से वीडियो हमने बनाई और भेजी, तो क्योंकि वो मोबाइल आपका है, वो एक तरह का आर्थिक संसाधन है, तो आप दायी हो जाएंगे। चलिए देखते हैं। और अन्यथा क्या करता है, अब करना क्या है जिससे कि माना जाएगा कि अपराध है। यहां लिखा है प्रयोजन पूर्वक या जानबूझकर, यह बहुत अच्छा काम किया गया। यहां यह नहीं लिखा था, इसी नाते एक सवाल बनता था कि क्या अनजाने में भी अगर ऐसा कर दिया तो अपराध मान लिया जाएगा। तो न्यायालयों ने व्याख्या की थी कि राजद्रोह का अपराध कभी अनजाने में नहीं होगा, जानबूझकर जब होगा, मकसद से होगा तभी माना जाएगा। ये शब्द इस परिभाषा में तो मिसिंग थे, लेकिन न्यायालय की व्याख्या में डाले गए थे। तो ये जो जानबूझकर या प्रयोजन पूर्वक शब्द लिखा है, ये इसमें भले नहीं है, लेकिन इसमें भी न्यायालयों द्वारा की गई व्याख्या से इसमें माना जाता है। ठीक, अच्छा अब करना क्या क्या है, क्या क्या करने पर अपराध होगा। भारत में विधि द्वारा स्थापित सरकार के प्रति, अब दोस्तों यहां भले सरकार के प्रति लिखा है, लेकिन नीचे इसके 3 स्पष्टीकरण हैं जो अगले स्लाइड में मिलेंगे। वहां स्पष्ट कर दिया गया है कि विधिपूर्ण तरीके से सरकार बदलने के लिए सरकार की किसी भी तरह से आलोचना करना इस परिभाषा में नहीं आता। यानी जो हम चुनावों में सरकार की आलोचना करते हैं, उसके पहले करते हैं सरकार को बदलने के लिए, उसको इस अपराध से बाहर कर दिया गया है। तो यहां ये जो लिखा है कि विधि द्वारा स्थापित सरकार के प्रति, तो इसको जब देश आजाद हो गया उसके बाद सीमित किया गया है, तो इस नाते इसको आप सीमित अर्थ में यहीं से लेकर चलिए। तो विधि द्वारा स्थापित सरकार के प्रति घृणा, ये घृणा कैसे, जैसे कोई कहता मनमोहन सिंह सरकार करप्ट है, मोदी सरकार करप्ट है, तो ये सरकार के प्रति घृणा में नहीं आता। जैसे कोई कहता है कि हम इस संविधान को नहीं मानते, भारत पर की सरकार पर जो है कब्जा करो, जो अलगाववादी संगठन होते हैं जो भारत सरकार को नहीं मानते, जो किसी राज्य की सरकार को नहीं मानते, सरकार में बैठे लोगों को नहीं मानना अलग है, सरकार को नहीं मानते, यानी इस सिस्टम को, इस व्यवस्था को नहीं मानते, वो उसके लिए यहां लिखा है। बात समझिएगा। तो क्या करना है, घृणा, अवमान पैदा करेगा या पैदा करने का प्रयत्न करेगा, या अप्रीति प्रदीप्त करेगा। अप्रीति का मतलब लोगों में
जो प्रीति है, लगाव है सरकार के प्रति, संविधान के प्रति। सरकार का मतलब नरेंद्र मोदी सरकार नहीं, सरकार का मतलब जो सिस्टम हमारा है। व्यक्ति की आलोचना, व्यक्ति की नीतियों की आलोचना करेंगे। अप्रीति प्रदीप्त करने का मतलब वैमनस्यता की भावना भरना लोगों में। जैसे मान लीजिए कि हम ये कहें कि ये जो संविधान और भारत की सरकार है ये केवल दलितों के लिए है, इसे उखाड़ फेंकना चाहिए, ब्राह्मणों का कोई लाभ नहीं है, तो ये क्या हो गया? ये भारत सरकार, भारत में स्थापित सरकार के प्रति वैमनस्य हो गया। या मैं ये कह दूं कि इस संविधान के माध्यम से स्थापित व्यवस्था केवल हिंदुओं के लिए है, इस नाते हमें ये सरकार हटा देनी चाहिए, ऐसी व्यवस्था बदल देनी चाहिए। अभी भी मैं थोड़ा कम बोल रहा हूं, इसको और ऊपर ले जाएंगे तब राजद्रोह में आएगा। ऐसे ही कोई ये कहे कि ये सरकार तो चाहे कैसे भी आ रही, सब कुछ ब्राह्मणों का है, सब सवर्णों का है, सब क्षत्रियों का, जैसे भी कह करके, या केवल उत्तर भारतीयों का है, हमको अलग कर लेना चाहिए अपना दक्षिण भारत, जो कुछ भी इस तरह से कहेगा तब जाके वो विधि द्वारा स्थापित सरकार के प्रति। सरकार का मतलब दिल्ली में बैठी सरकार नहीं है, सरकार का मतलब पूरी व्यवस्था से, जो इसकी परिभाषा न्यायालयों ने करके इसको अब बना रखा है। अच्छा, अब इसमें ये क्या कर रहे हैं? तो इस तरह से इसको पहले क्लियर कर लें कि जो कोई व्यक्ति भी जानबूझकर, यहां जानबूझकर शब्द नहीं लिखा लेकिन व्याख्या से आ चुका है, तो जो कोई भी जानबूझकर, चाहे जैसे भी लिखकर, बोलकर, संकेत द्वारा, हाव भाव द्वारा, दृश्य के द्वारा या अन्यथा, यानी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम भी आ गए, भारत में जो व्यवस्था, शासन प्रणाली चल रही है उसके खिलाफ विद्रोह की बात करेगा, वैमनस्यता की भावना भरेगा, सरकार और सरकारी तंत्र को नकारने की बात करेगा, वो राजद्रोह करने वाला कहा जाएगा। और वो करेगा तो लोगों तक पहुंच गई तब भी, नहीं पहुंची तो प्रयत्न, जैसे बात कही गई, लोगों ने सुन ली तो राजद्रोह का अपराध पूरा हुआ, लेकिन कही गई नहीं पहुंची तो भी राजद्रोह का प्रयत्न हुआ। उकसाया, लोग उकस गए, उकसाया नहीं उकसे तो उसने तो अपना काम कर दिया ना। इसी नाते प्रयत्न, अप्रीति प्रदीप्त करेगा या प्रयत्न करेगा, तो लोग अप्रीति यानी लोगों में वैमनस्यता आ गई, नहीं आई लेकिन उसने भड़काया, तो ये दोनों ही राजद्रोह के अपराध में शामिल था। अब यहां क्या क्या है? जो कोई प्रयोजन पूर्वक या जानबूझकर बोले गए या लिखे गए शब्दों द्वारा या संकेतों द्वारा या दृश्यरूपण द्वारा, इलेक्ट्रॉनिक संसूचना द्वारा या वित्तीय साधन के प्रयोग द्वारा, ये एक्स्ट्रा है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, एक्स्ट्रा है, ये बहुत खतरनाक है, क्योंकि वित्तीय साधन किसको किसको मानेंगे कहीं स्पष्ट नहीं है, या अन्यथा। अब इसमें क्या करना? अलगाव या सशस्त्र विद्रोह या विध्वंसक क्रियाकलापों को प्रदीप्त करता है या प्रदीप्त करने का प्रयास करता है या अलगाववादी क्रियाकलापों की भावना को बढ़ावा देता है। यहां तक तो कुछ समझ में आ रहा है, एकदम एक साफ साफ लिखा हुआ है कि वो भारत से उसके किसी भाग को अलग करने की बात कर रहा है, आर्म रिबेलियन की बात कर रहा है, बम फोड़ने की बात कर रहा है, या इसमें ऐसा करने में कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस करता है। यहां तक तो बिल्कुल समझ में आ रही है, ये परिभाषा साफ है। लेकिन आगे क्या है? या भारत के संप्रभुता या एकता और अखंडता को खतरे में डालता है। अब इसकी व्याख्या कैसे होगी दोस्त? भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालता है, ये कैसे कहेंगे आप? इसको आप ऐसे पढ़िए, मैं थोड़ा सा इसको क्लियर कर दूं, पढ़ाने वाली शैली में थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा दोस्तों। अब इसको आपको ऐसे पढ़ना होता है, जो कोई प्रयोजन पूर्वक या जानबूझकर बोले गए या लिखे गए शब्दों द्वारा या संकेतों द्वारा, दृश्यरूपण या इलेक्ट्रॉनिक संसूचना द्वारा या वित्तीय साधनों के प्रयोग द्वारा या अन्यथा। अब यहां से यहां आइए, भारत के संप्रभुता या एकता और अखंडता को खतरे में डालता है। जरा बताइए तो, ये खतरे में डालता है कैसे कहेंगे? इसकी क्या व्याख्या करेंगे आप? क्योंकि देखिए, यहां से यहां तक एक अपराध है, ये वाला जो था ना, यहां से यहां तक इसका एक प्रकार है, ये वाला एक प्रकार हो गया। जैसे साधन है इतने, कितने? शब्द द्वारा, संकेत द्वारा, दृश्यरूपण द्वारा, इलेक्ट्रॉनिक संसूचना द्वारा या वित्तीय साधन द्वारा या अन्यथा। अन्यथा का मतलब अनलिमिटेड, कोई भी और तरीका हो जाएगा। तो कितने साधन लिखे हुए हैं स्पष्ट? लिखे गए शब्दों द्वारा 1, संकेतों द्वारा 2, दृश्यरूपण द्वारा 3, इलेक्ट्रॉनिक संसूचना द्वारा 4, वित्तीय साधन द्वारा 5। ये 5 तो विशेष लिखे गए, अन्यथा जो आगे और भी कुछ जैसा लगेगा सरकार को, ये ओपन हो गया। और कौन कौन से कार्य अपराध हैं? तो एक हो गया अलगाव या सशस्त्र विद्रोह या विध्वंसक क्रियाकलापों को प्रदीप्त करता है या उसका प्रयत्न करता है, या अलगाववादी क्रियाकलापों की। देखिए यहां पर 1, फिर यहां से यहां तक 2, फिर यहां से ये तीसरा, यानी चाहे ये वाला करे या ये वाला करे या ये वाला करे। अब जरा इसमें देखिए
कि जहां लिखा है अलगाव या सशस्त्र विद्रोह या विध्वंसक क्रियाकलापों को प्रदीप्त करता है, यानी भड़काता है या प्रदीप्त करने का प्रयास करता है, इनको भड़काने का प्रयास करता है, या अलगाववादी क्रियाकलापों की भावना को बढ़ावा देता है। ये भी भावना भी थोड़ा सा कठिन हो जाएगी, लेकिन चलिए मान लेते हैं कि इसको महसूस किया जा सकता है। लेकिन इस वाले को जरा देखिए कि भारत के संप्रभुता और एकता और अखंडता को खतरे में डालता है। दोस्तों, ये किस आधार पर डालता है ये नहीं लिखा हुआ है। जैसे कानून में लिखा जाता है कि जातियों, धर्मों, क्षेत्रों, पंथों में नफरत पैदा करके, ये लिखा जाता है, ये नहीं लिखा है, मिसिंग है यहां। तो भारत की एकता अखंडता खतरे में कैसे पड़ेगी? और भारत की संप्रभुता, जान लीजिए कि अब कोई पुलिस स्टेट नहीं है, पूरे दुनिया के देश। संप्रभुता का मतलब होता है, जो इसका मूल अर्थ है, राजनीति विज्ञान का शब्द है, ये कानून का शब्द नहीं, ये राजनीति विज्ञान का शब्द है। संप्रभुता का मतलब होता है कि जिसके न ऊपर कोई न नीचे कोई, सबसे बड़ा। तो कहा जाता है कि जितने भी देश हैं सब संप्रभु हैं। पहले जो राजा होते थे वो संप्रभु होते थे। वो कैसे? न तो प्रजा में से कोई उनके खिलाफ कोई बात कहेगा और न बाहर वाला कोई उनके खिलाफ कहेगा। बाहर वाला कहेगा तो युद्ध होते थे और भीतर वाला कहेगा तो प्राणदंड होता था। तो अब लेकिन जब लोकतंत्र आ गया, कल्याणकारी राज्य आ गया, तो कोई राजा तो रह नहीं गया। तो अब किसी व्यक्ति को संप्रभु नहीं मानेंगे। अब रह गई बात कि भारत संप्रभु है, तो भारत की संप्रभुता को भारत के भीतर के जो नागरिक हैं वो ऐसा कौन सा कार्य करेंगे कि खतरे में करना माना जाएगा, इसको लिखना चाहिए। जैसे अगर ये राजतंत्र होता तो कुछ लिखने की जरूरत नहीं, भाई कुछ भी अगर राजा के खिलाफ बोलेंगे तो और संप्रभुता का उल्लंघन माना जाता। लेकिन अब राजा तो है नहीं, तो फिर हम ऐसा क्या करेंगे कि भारत की संप्रभुता के खिलाफ है। जैसे मान लीजिए कि अभी हम कहते हैं कि भारत को इजराइल के मामले में इस तरह से नहीं करना चाहिए था, तो भारत एक संप्रभु देश है, वो इजराइल के मामले में जो चाहे वो करे। लेकिन कर कौन रहा है? सरकार। तो जब हम ये कहेंगे कि भारत को इजराइल का साथ इस तरह से नहीं देना चाहिए था, तो हम भारत को कह रहे हैं या सरकार को कह रहे हैं, ये कैसे डिसाइड करेंगे आप? और जैसे ही आप कहेंगे कि ये भारत को कह रहे हैं तो हमने संप्रभुता का उल्लंघन कर दिया और हमको आप जेल में डाल देंगे। तो लोग बातचीत कैसे करेंगे? तो कुल मिलाकर के लोगों पर कानून की तलवार लटका देना, ताकि बोलते समय बहुत ज्यादा सावधान रहें। और जब आपको बोलने पर सावधान कर दिया जाएगा तो दो तरह के लोग होते हैं। एक दो जो बहुत पढ़े लिखे सक्षम हैं, वो समझ कर बोलते हैं, एकदम नपा तुला ऐसा बोलते हैं कि वो पकड़ में ना आए। जैसे हम ही लोग जब बोलते हैं तो बहुत समझ कर बोलते हैं। आप देखा करिए तमाम पत्रकार बोलते हैं तो कहते हैं कि ऐसा प्रतीत हुआ कि, जबकि आम इंसान क्या बोलता है? उसने तो मारा। किसने? फलाना ने। तुमने देखा? नहीं हमने नहीं देखा, लेकिन भाई साहब भाग रहा था। अरे भाग रहा था तो मारा कैसे कह दिए? तो जो समझदार रहेगा, कानून जानने वाला, वो कैसे बोलेगा? लगता है कि उसने मारा। अब दोनों में अंतर क्या हो गया? उसने कहा उसने मारा और ये कह रहा लगता है कि उसने मारा। तो ये नहीं कह रहा कि उसने मारा, वो कह रहा लगता है। तो जब आप कहेंगे तुम तो कह रहे हो कि उसने मारा, तो कहेगा कि साहब हम ये नहीं कहें कि उसने मारा, हमने ये कहा लगता है। तो कहेंगे क्यों लगता है? तो कहेगा कि क्योंकि वो भाग रहा था। तो जब कोई कहेगा उसने मारा तो वो एक सीधा आरोप लगा रहा है, और जब कोई कह रहा है कि लगता है कि उसने मारा तो एक सबूत की तरफ इशारा कर रहा है। दोनों की वाक्यों का विधिक अंतर इतना बड़ा हो जाएगा, इतना बड़ा अंतर हो जाएगा। यानी जो पहला है वो सीधे आरोप लगा रहा है, वो लांछन लगा रहा है। अगर झूठ साबित हुआ तो जेल जाएगा या उस पर मानहानि का केस चल जाएगा। और जो कह रहा है कि लगता है कि उसने मारा, तो अगर उसकी बात गलत भी साबित होगी तो कहा जाएगा भाई उसको लग रहा था, उस आधार पर जो गलत निकला तो बचाव मिल जाएगा। तो दोस्तों, संप्रभुता जब खुद में आज तक क्लियर ही नहीं है भारत की या किसी भी देश की, पूरे दुनिया की, अब आंतरिक संप्रभुता नहीं रह गई है। मतलब कि नागरिकों के लिए देश की संप्रभुता का कोई बहुत मायने नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र में लोग ही संप्रभु हैं। हम जिस दिन वोट डालते हैं हम संप्रभु होते हैं, सरकार की आलोचना करते हैं संप्रभुता के हक से करते हैं। सुप्रीम कोर्ट जब सरकार के बनाए कानून को असंवैधानिक घोषित करता है उस समय वो संप्रभु होता है। संसद जिस समय कानून बनाती है संप्रभु होती है। सब कुछ संविधान से चलता है तो संविधान संप्रभु होता है।
और सारा संविधान नागरिकों के लिए लिखा हुआ है, लोगों के लिए, तो लोग संप्रभु हैं। तो पहले तो भारत की संप्रभुता कहां है ये बताना पड़ेगा। इसीलिए मैंने कहा कि एकता अखंडता को जहां तक लिखे हैं, अलगाव की बात लिखी, वो तो समझ में आ रहा है कि क्षेत्र का विभाजन, जाति का विभाजन, धर्म आधार पर देश में खतरा पैदा करना, ये तो दिखाई दे रहा है। लेकिन संप्रभुता तो हर एक नागरिक में बसी हुई है, सत्ता सहित पूरे सिस्टम में है। तो हमारा कौन सा कार्य संप्रभुता के खिलाफ आएगा, यह स्पष्ट करना चाहिए, नहीं तो इसी के आधार पर केस चला दिया जाएगा। या भारत के संप्रभुता या एकता और अखंडता को खतरे में डालता है, या ऐसे अपराध में सम्मिलित होता है या कारित करता है, ठीक है, चलिए उसमें शामिल होता है, करता है, वह आजीवन कारावास से, ऐसे कारावास से जो 7 वर्ष तक हो सकेगा, दंडनीय होगा और जुर्माने के लिए भी दायी होगा। अब दोस्तों दोनों में अंतर क्या है? यहां लिख दिया गया था भारत में विधि द्वारा स्थापित सरकार के प्रति घृणा, यही बात तो यहां भी लिखी है, बस भारत में स्थापित सरकार के शब्द को हटा दिया गया और भारत लिख दिया गया। तो ये तो व्याख्या में पहले से भी स्थापित सरकार का मतलब जो है संवैधानिक तंत्र से था, न कि कोई विशेष प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री सरकार से, ये कहा गया है व्याख्या में। सिर्फ इससे बड़ी परिभाषा ये कर दी गई। इसमें है क्या? कुल मिलाकर इसमें बोलना है, बोलने या लिखने द्वारा। आप कहेंगे कि आप तो केवल बोलने और लिखने तक हैं, जरा ये देखिए, अलगाववादी क्रियाकलाप करता है, बम फोड़ने की बात करता है। तो हुजूर, एक है बोलना और एक बम फोड़ने के लिए लोगों को तैयार करना, दोनों को अलग अलग करिए ना। ये तो यूं ही हो गया कि किसी ट्रेन में, बस में किसी महिला की तरफ देखना, गलत निगाह जिसको कहते हैं, और किसी लड़की को घर में से खींच के ले जाकर रेप कर देना, दोनों को एक ही परिभाषा में डाल करके आप परोस दीजिए, कहिए कि सब तो भाई साहब सब अश्लील कार्य है। अरे दोनों की ग्रेविटी में जमीन आसमान का अंतर है। अगर ये उसको देखेगा नहीं तो प्रणय प्रसंग कहां से होगा, लव मैरिज कहां से होंगे, यानी विवाह के प्रस्ताव कहां से आएंगे। सीता जी ने भी पुष्प वाटिका में राम जी को देखा था, तुलसीदास जी ने भी लिखा है, वाल्मीकि रामायण में भी लिखा है, और तमाम गीत गाने वाले भी लिखे हैं कि राम देखे सिया को, सिया राम को, उनकी आंखियां मिली की मिली रह गई। अब आप अश्लील कह के एक ही ब्लैंकेट में, एक ही बास्केट में सबको डाल देंगे, तो फिर तो इसके बहाने से, इसमें जो इतना सा लिखा हुआ है, और ये यहां नहीं रखने लायक है, आईपीसी में रखने लायक नहीं है, ये इतना भयानक अपराध है कि इसको टेररिस्ट एक्ट में रखने वाला था। रखिए इसको, आप यहां क्यों रख रहे हैं, आईपीसी में क्यों रख रहे हैं? इसको उठा करके आप, जहां अलगाव है, सशस्त्र विद्रोह है, इसको यहां क्यों रख रहे हैं? और केवल आजीवन कारावास क्यों, सजाए मौत क्यों नहीं? तो जो इतना हिस्सा इसका है, मैं कह रहा हूं कि आप इसको यहां क्यों रख रहे हैं? ये कौन सी चाल है आपकी? ये चाल ये है क्योंकि इतनी सी बात जो यहां रख रहे हैं, ये और भी कई कानूनों में दंडनीय है और वहां सजाए मौत है। और जब कभी एक ही कार्य 2 कानूनों में दंडनीय होता है दोस्तों, तो वो कानून लगता है जिसमें दंड ज्यादा हो। तो यहां केवल रख के एक भ्रम पैदा किया गया है, यहां से यहां तक में, ये जो ये वाला लाइन है, इससे भ्रम पैदा किया गया है, जिससे कि इसके नाम पर लोगों को इसमें फंसा दिया जाए। और जब कोई आलोचना करेगा तो बचाव के लिए दिखा देंगे अलगाव और सशस्त्र विद्रोह आप चाहते हैं कि हो, और आम जनता तो समझती नहीं इतनी। अरे भाई, अलगाव और सशस्त्र विद्रोह को रोकने के लिए सैकड़ों कानून बने हैं, और नहीं बने तो बनाइए, अलग से बनाइए, अलग धारा रखिए, उसकी अलग दंड रखिए, और भयानक दंड रखिए। लेकिन उसी में आप बोले गए, लिखे गए शब्द जो संप्रभुता के खिलाफ हो, ये भी लिख दिया। संप्रभुता बताइए क्या है? संप्रभुता किसे कहते हैं? तो ये एक ऐसी चीज है जिसको इसी में घाल मेल करके किसी भी वाक्य के आधार पर आप पर केस वो चला देंगे जो टेररिस्ट पर चलना चाहिए। कहा ना कि किसी बच्ची को उठा ले जाना और रेप करना बहुत भयानक कार्य है, हम इसके लिए दंडित करेंगे, इसको दंडनीय बनाएंगे, कह करके हम सत्ता में आ जाए। दुनिया कहेगी ठीक कर रहे हैं, और फिर हम कह देंगे कि अगर कोई किसी को देखेगा, स्कूल में कॉलेज में पढ़ने वाले लड़के लड़कियां अगर आपस में देखेंगे, या कोई छुएगा या कोई उठा ले जाएगा, तो सबके लिए सजाए मौत। और जब आप आरोप लगाएंगे कि अरे भाई देखने को भी आप अपराध बना रहे हैं, अगर लोग युवावस्था में एक दूसरे को देखेंगे नहीं, तो फिर शादी विवाह के लिए आगे कैसे प्रस्ताव लाएंगे? क्योंकि जो कार्य निषिद्ध है वो कहीं उचित भी है, वैसे ही यहां सरकार की आलोचना करना जरूरी भी है। और सरकार जो है संप्रभुता का हवाला लेकर के उसको देश से जोड़ देगी, और देश से जोड़ने के बाद आपको जेल में डाल देगी। तो इस तरह से वो क्या कर रहा है? जो रेप वाला कानून बना रहा है, वो वास्तव में रेप को नहीं रोक रहा है, वो प्रेम को भी रोक रहा है। वो नहीं चाहता है कि प्रेम हो,
और फिर किसी दूसरे कानून में वो कुछ लोगों को अपवाद घोषित कर देगा और तब वो उन महिलाओं का रेप करेंगे और कानून उनके लिए लागू नहीं होगा। ऐसा किया जाता है। तो पहले पूरे वर्ग को रोक दो कानून बनाकर, फिर एक कानून बनाकर कुछ लोगों को छूट दे दो। ये बहुत पुराना खेल है, ये आदिम खेल है दोस्तों। मैं इसका एक उदाहरण दे रहा हूं। लाउड स्पीकर नहीं बजेंगे कह के कानून बनाया गया। सारे लाउड स्पीकर उतार दिए गए। मंदिर से, मस्जिद में जानबूझकर बोल रहा हूं, मस्जिदों से उतार दिए गए। कानून बन गया। अब फिर सारे मंदिरों पे चढ़ने लगे। जिस पुलिस को रोकना है वो नहीं रोकेगी। मस्जिद पे जैसे ही चढ़ाओगे तुरंत कानून दिख नहीं रहो, उल्लंघन करोगे। जैसे राजस्थान में विधायक साहब केवल वही दुकान चेक करने गए जो व्यवसाय प्रायः मुसलमान लोग करते हैं। प्रायः अगर उनको लाइसेंस चेक करना था तो पूरे भारत का चेक कर लेते ना, समझ में आ जाता कि 90% आबादी बिना लाइसेंस के है। और मोदी जी तो सत्ता में आए थे तो कहते लाइसेंस राज खत्म करेंगे। उनका विधायक जो है लाइसेंस मांग रहा है मीट की दुकान के लिए। मतलब कल हम ठेला पर गुड़ बनाकर जाएंगे बेचने। हम किसान आदमी, हमने गुड़ बनाया और हमने सोचा चलें ठेला पर रख के बेच आए, तो आप कहेंगे पहले लाइसेंस के चक्कर काटो। क्या मजाक आप कर रहे हैं? कहाँ से ये सब सिस्टम आ रहा है? ये केवल आ रहा है पुलिस राज के लिए, ताकि पुलिस से जिसको चाहे उसको हम रुकवा लें। और पुलिस कुछ लोगों को नहीं पकड़ेगी, कुछ को अरेस्ट करेगी। तो इसी को कहते हैं भेदभाव वाला कानून। तो दोस्तों उसी तरह से इसके नाम पर और इसके नाम पर, वित्तीय साधन के नाम पर ये पकड़ देंगे किसी को और दंड वो दे देंगे जो टेररिस्ट को होता है। अब थोड़ा सा इस पर हम चलते हैं स्पष्टीकरण पर। ये उसी का इंग्लिश वर्जन है स्पष्टीकरण का, ये हिंदी में स्पष्टीकरण है। जरा देखिए दोस्तों, ये स्पष्टीकरण है। पुराने वाली परिभाषा में 3 स्पष्टीकरण थे। एक तो अप्रीति का, डिसअफेक्शन का। अप्रीति के अंतर्गत अभक्ति और शत्रुता की समस्त भावनाएं आती हैं। अभक्ति मतलब देश के प्रति। दूसरा, घृणा, अवमान या अप्रीति को प्रदीप्त किए बिना या प्रदीप्त करने का प्रयत्न किए बिना सरकार के कामों के प्रति विधिपूर्ण साधनों द्वारा उनकी परिवर्तित कराने की दृष्टि से अनुमोदन प्रकट करने वाली टीका टिप्पणियां इस धारा के अधीन अपराध नहीं है। तो वहां जो लिखा था ना, विश्व द्वारा स्थापित सरकार, जिसका ये हवाला दे दे करके उकसा रहे थे कि हमने बदल दिया, वहां भी लिखा था कि सरकार के प्रति उनके कार्य का अनुमोदन यानी उसको नकारने वाली बातें करना, टीका टिप्पणियां करना अपराध नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि लिखा था भारत में स्थापित सरकार तो सरकार की कोई आलोचना कर देना राजद्रोह हो गया था, जबकि अंग्रेजों ने बड़ा बनाया था। और इसी नाते तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे लगा रखा है। मई 2022 से राजद्रोह का केस रजिस्टर नहीं हो रहा है, उस पर स्टे लगा हुआ। और जो पुराने केसेस भी हैं उन पर भी रोक लग गई है मई 2022 से। और अभी सितंबर 2023 में सरकार ने कहा कि वो रोक हटा दीजिए। सुप्रीम कोर्ट में सरकार कह रही है कि राजद्रोह के प्रयोग पर जो स्टे लगा हुआ वो हटा दीजिए केस, क्योंकि हम नया कानून अब लेकर आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उस नए कानून पर भी स्टे रहेगा जब तक कि हम इसकी समीक्षा नहीं कर लेंगे। और 5 जजेस की बेंच बैठ करके उसको जांच रही है। उस केस का नाम है, बहुत सारे लोग उसमें हैं, सैकड़ों वकील उसमें लगे हुए हैं, लेकिन केस का नाम अगर आप खोजेंगे, जो सबसे 1 नंबर पे केस है उसी के हिसाब से नाम दे दिया गया है, SG बोम्बेटकेरे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। SG बोम्बेटकेरे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें मई 2022 में स्टे लगा दिया गया है। अब राजद्रोह का केस नहीं रजिस्टर हो रहा तब से, और जो हुए भी थे पहले से वो रोके गए हैं। जानते हैं दोस्तों, 2018 से 2022 तक स्टे लगाने तक इतना ज्यादा लोगों पर राजद्रोह लगाया गया था। डेटा मेरे पास था, इसमें मिल नहीं रहा है। जितने ज्यादा लोगों पर राजद्रोह लगाया गया था उसके 5% लोगों पर भी वो साबित नहीं हुआ है, सब झूठ पाया गया। तो सरकार तो दुरुपयोग कर रही है। पहले आप पर आरोप लगाकर जेल में डाल देगी, फिर आप मुकदमा लड़िए और बाइज्जत बरी हो जाइए, लेकिन उतने दिन तक तो आप परेशान हो गए। तो इस सरकार ने नया टूल खोजा है। समझ में नहीं आ रहा है कि सरकार के इतने ज्यादा अलोकतांत्रिक कार्यों के बावजूद भी ये कौन लोग हैं जो उसकी कसीदे पढ़ रहे हैं तारीफ के। जिस सरकार का काम लोगों के अधिकारों को सुरक्षित करना है वही कुचल रही है। अब एक बात और जानिए दोस्त, अगर मैं यानी एक व्यक्ति आप पर यानी दूसरे व्यक्ति पर झूठा आरोप लगा दे जानबूझकर, तो जब आप बरी हो जाएंगे तो मेरे पर केस कर देंगे। लेकिन अगर सरकार आपको झूठे केस में फंसाएगी तो बरी होने पर किस पर केस करेंगे आप? क्योंकि राजद्रोह का केस
सरकार की परमिशन से होता, तो अधिकारी पर भी नहीं कर पाएंगे, वो सरकार की परमिशन से होता है। राजद्रोह का केस ऐसा नहीं कि कोई अधिकारी पुलिस वाला आया खुद लगा दिया, नहीं, सरकार के परमिशन से चलता है ये केस, ये जान लीजिए आप। तो इस पर रोक है। अब हम यहां चलते हैं कि ये जो दूसरा वाला स्पष्टीकरण है, जरा देखिए दोस्तों, और तीसरे वाले पे ले आइए। घृणा, अवमान या अप्रीति को प्रदीप्त किए बिना या प्रदीप्त करने का प्रयत्न किए बिना सरकार की प्रशासनिक या अन्य क्रिया के प्रति अनुमोदन प्रकट करने वाली टीका टिप्पणियां इस धारा के अधीन अपराध घटित नहीं करती। यानी जो भारत के प्रति घृणा, अवमान या अप्रीति नहीं है, उसके अलावा अगर कुछ टीका टिप्पणी की जा रही है प्रशासनिक कार्य पर या यहां सरकार बदलने के लिए, विधिपूर्ण साधनों द्वारा उनको परिवर्तित कराने के लिए चुनाव के जरिए, तो आप अगर टीका टिप्पणी कर रहे हैं तो अपराध नहीं है। और ये धारा अगर 1870 से है तो दोस्तों, चुनाव में जो मोदी जी ने भाषण दिए हैं मनमोहन सिंह सरकार के खिलाफ, जो अन्ना हजारे आंदोलन हुआ, जो झूठ का पुलिंदा था, केजरीवाल से पूछा जाना चाहिए कि इस पुलिंदे में कहां शामिल थे। जी हाँ, केजरीवाल को पकड़कर जरूर पूछा जाना चाहिए कि आप इतने मासूम थे क्या, फिर इतने समझदार कहां से आप अपने होने का दावा कर रहे हैं। और अगर वास्तव में समझदार थे तो अन्ना हजारे आंदोलन के पीछे की साजिश क्यों नहीं आप जान रहे थे कि आप उसके प्रमुख चेहरे थे। तो फिर समझदार थे या शातिर थे, ये सवाल होना चाहिए। इसमें देखते हैं स्पष्टीकरण में क्या लिखा है। यह है धारा 152 बीएनएस की, ये बीएनएस की 152 का स्पष्टीकरण है, यानी आज की कानून का। इस धारा में निर्दिष्ट क्रियाकलाप प्रदीप्त किए बिना या प्रदीप्त करने का प्रयास किए बिना, ठीक, यही बात तो यहां भी है। घृणा, अवमान या अप्रीत को प्रदीप्त किए बिना या प्रदीप्त करने का प्रयत्न किए बिना, घृणा, अवमान या अप्रीत को प्रदीप्त किए बिना या प्रदीप्त करने का प्रयत्न किए बिना, ठीक कॉपी पेस्ट है। इस धारा में निर्दिष्ट क्रियाकलाप प्रदीप्त किए बिना विधिपूर्ण साधनों द्वारा उनको परिवर्तित कराने की दृष्टि से, किनको परिवर्तित कराने की दृष्टि से हुजूर? सरकार को, से सरकार के उपायों या प्रशासनिक या अन्य क्रिया के प्रति अनुमोदन प्रकट करने वाली टीका टिप्पणियां इस धारा के अधीन अपराध का गठन नहीं करती। सरकार को परिवर्तित कराने की दृष्टि से सरकार के उपायों, सरकार को के कामों के प्रति विधिपूर्ण साधनों द्वारा उनको परिवर्तित कराने की दृष्टि से, और उसके प्रशासनिक, तो कॉपी पेस्ट तो है हुजूर। आप कह रहे हमने राजद्रोह हटा के देशद्रोह रख दिया। राज शब्द को, राजद्रोह में जो राज शब्द है उसको न्यायालयों ने, प्रिवी काउंसिल ने अपनी व्याख्या में सत्ता की बजाय देश से जोड़ दिया था और इसी रूप में वो चल रहा था। इसके बावजूद भी उसका आपने दुरुपयोग किया और हटाने की बात उठी। आपने भी कहा ठीक है हम हटा रहे हैं, अब तो राजद्रोह हम खत्म कर रहे हैं, कांग्रेस ने खत्म नहीं किया था, अब तक खत्म नहीं हुआ था, हम खत्म कर रहे हैं। और खत्म करने के बहाने से आपने और ज्यादा उसको विस्तृत कर दिया। सेम कॉपी पेस्ट आपने किया है, क्योंकि जो आपने राज शब्द हटाया है वो तो वहां भी नहीं था, लिखा हुआ था लेकिन अर्थ में नहीं था। और आप इसमें टेररिस्ट एक्टिविटी को भी डाल दिए, और इसीलिए आपने 7 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से आजीवन कारावास तक किया। दूसरा, आपका खुद का ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा है कि आपने जिन पर राजद्रोह चलाया था उनका कन्विक्शन रेट, यानी दोषी साबित होने की दर बहुत कम है। आप मनमाने तरीके से कानून के डंडे बरसाए जा रहे हैं। और एक बात और कहकर इस वीडियो को समाप्त करूंगा दोस्त, कि एक बहुत बड़ी छेड़खानी सीआरपीसी के नाम पर जो नागरिक अधिकार सुरक्षा संहिता बनाई गई है, उसकी धारा 187 187 में की गई है। अब पुलिस 90 दिन तक कस्टडी में रख पाएगी, जो पहले केवल 15 दिन थी, वो इस शुरू की 15 दिन थी, अब 90 दिन तक रख पाएगी। भयानक टॉर्चर होगा। और एक बात की तरफ और इशारा करूंगा कि पुरुष से गुदा मैथुन को अब अपराध नहीं माना जा रहा है। पुरुष से अगर मुख मैथुन किया जाए तो भी अपराध नहीं। किसी पुरुष के साथ दूसरा पुरुष जबरदस्ती करे, यौन शोषण, अपराध है ही नहीं है। पहले उसके लिए आजीवन कारावास तक का दंड था, अब उसके अपराध ही नहीं माना गया। तो इस तरह का केस लगा दो, पुलिस कस्टडी में ले आओ, वहां पर इस तरह के दुराचार करो, वीडियो सामने आएगी तभी अपराध नहीं है। तो मैंने क्या कहा था कि पहले सबके लिए कानून बना दिया जाएगा, फिर कुछ लोगों को छूट दे दी जाएगी। तो यहां छूट किसको दे दी गई? जो समर्थवान है। भाई किसी पुरुष के साथ जबरदस्ती गुदा मैथुन कौन कर देगा? वो जो ताकतवर है, जो दबंग है, जिसको छूट मिली हुई है। तो किसी असहाय को, लाचार को, या जिसको फंसाना है उसको लॉकअप में ले आओ। और ये तो हर अपराध में हो सकता है।
और लॉकअप में उसके साथ कुछ ऐसे लोगों को आने दो जो वहाँ पर आकर गुदा मैथुन करें। जेलों में हो जाता है। आप सोचिए, इन लोगों ने गुदा मैथुन को अपराध से हटा दिया। जेलों में आप किसी भी जेल में किसी भी कोई फिल्म देखिए, मिर्जापुर देखिए, जो क्या उसमें दिखा रहा है, पुरुष अपराधी पुरुषों के साथ जो है यौन शोषण करते हैं। अब तो अपराध ही नहीं, अब तो खुलेआम करें, वो धारा भी नहीं चलेगी। तो इस तरह से इस कानून बदलने के नाम पर न केवल पुराने कानून को नए बक्से में, नए डिब्बे में केवल उल्टा गया है, क्योंकि सब वैसे का वैसे है और बदलने की जरूरत भी नहीं थी, बल्कि एक दो अच्छे प्रावधान करने के साथ कम से कम 20 बहुत ही खराब बदलाव किए गए हैं, जो लोकतंत्र को कुचलने वाले हैं, जो पुलिसिया राज लाने वाले हैं। अब इससे भारत के किस समाज को डरना है, यह मुझे कहने की जरूरत नहीं है दोस्तों। मैं अपना फर्ज निभा रहा हूं, चाहे मुझे मेरे पेशे से अधिवक्ता के नाते सोच लीजिए, सुन लीजिए, चाहे मैं न्यायिक सेवा के विद्यार्थियों को पढ़ाने के नाते शिक्षक हूं, कानून का विद्यार्थी हूं, इस रूप में मुझे सुन लीजिए, या क्योंकि भारत में धर्म और जाति की बहुत चर्चा होती है, तो धर्म से हिंदू हूं इस नाते भी मैं कह रहा हूं, सुन लीजिए, और जाति से ब्राह्मण होकर मैं यह बात कह रहा हूं, यहां भी सुन लीजिए। फिर ये मत कहिएगा कि फला जात के लोग अत्याचार करते हैं, बताते नहीं हैं। सब बताया जा रहा है। सबकी जिम्मेदारी है कि सब मिलकर इस कानून का विरोध करें और इसको रोकने का, रुकवाने का उपाय करें। किसको? न केवल इतने भर को, बल्कि और भी जिस तरह के गलत बदलाव किए गए हैं, जो सरकार को पुलिसिया पावर दे रहे हैं, जो जनता पर जुल्म ढाने की छूट दे रहे हैं पुलिस को, या पुलिस के साथ जो लोग खड़े होने के लिए सक्षम होते हैं उनको, ऐसा करके कानून को वापस लेने की मुहिम चलाई जानी चाहिए। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको आप शेयर करिए, क्योंकि सूचना सब तक जानी बहुत जरूरी है। धन्यवाद।